यार 100 मिलियन ओवररेटेड हो गया मेरे हिसाब से। नहीं यार, क्वालिटी तो है ही नहीं प्लेयर्स में। 100 मिलियन तो ऐसी प्राइस टैग रख देते हैं। क्लब्स ना पैसा ऐंठ रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं सबको। तो आज ही इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो वेलकम टू मड्रिड पंडित्स दोस्तों, अ चैनल फॉर द मद्रिस्तास, बाय द मद्रिस्तास एंड ऑफ द मद्रिस्तास। तो आज बात करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। इज 100 मिलियन प्राइस टैग ओवररेटेड? इज अ प्लेयर हु डिसाइड्स कि उसका प्राइस टैग 100 मिलियन होना चाहिए, वो ओवररेटेड है? तो सबसे पहला आपका मिथ मैं बस्ट कर देता हूं कि प्लेयर कभी नहीं डिसाइड करता उसका प्राइस टैग। इट्स द क्लब विच डिसाइड्स द प्राइस टैग। इट्स द ट्रांसफर मार्केट विच डिसाइड्स द प्राइस टैग। तो वही बात करते हुए सबसे पहले मैं ये पॉइंटर देना चाहूंगा कि आप अगर प्लेयर को ये देख के कर रहे हो कि वो 100 मिलियन का है, तो आप गलत देख रहे हो। आप उसकी क्वालिटी देखो, उसकी परफॉर्मेंसेस देखो। जब आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखोगे, यू विल रियलाइज कि हाउ गुड द प्लेयर इज। अगर उसकी आपने परफॉर्मेंसेस ही नहीं देखी और अगर आप स्टैट मर्चेंट बन गए, जो मैं बोलूंगा कभी मत बनना, क्योंकि स्टैट्स आर मिसलीडिंग। अगर आप स्टैट मर्चेंट बन रहे हो तो आप 90 मिनट्स फुटबॉल नहीं देख रहे। 90 मिनट्स अगर आप फुटबॉल देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि हाउ गुड द प्लेयर इज। तो वही वाली चीज पे मैं बात करते हुए ये कहना चाहूंगा कि स्टैट मर्चेंट मत बनो और बात सुनो कि परफॉर्मेंसेस देखो। जब उसकी रेट आपको लगे कि नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो आप बोल सकते हो ओवररेटेड। बट मैं तब भी बोलूंगा कि ओवररेटेड मत बोलना, क्योंकि एक गिवन टाइम होना चाहिए एक प्लेयर के पास। तो वेदांत, तेरे क्या थॉट्स हैं इस पे कि इज 100 मिलियन प्राइस टैग जस्टिफाइड फॉर एनी प्लेयर, या फिर वो ओवररेटेड हो जाता है जैसे 100 मिलियन उस पर लगता है? देखो, मेरे ख्याल से ना कोई भी टॉप प्रोफेशनल फुटबॉलर इज नॉट ओवररेटेड। हाँ, थोड़े से एक एक्सेप्शंस होता है, मारियानो दियाज वगैरह के। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई डोंट थिंक एनी टॉप प्लेयर जिसका 100 मिलियन प्राइस टैग है दैट इज सिग्निफिकेंटली ओवररेटेड। आई डोंट थिंक सो। अभी ईडन हैजार्ड के लिए हमने 160 मिलियन किया था। लेट्स टॉक अबाउट अ पॉपुलर एग्जांपल, एंड ईडन हैजार्ड एक अच्छी एग्जांपल है बिकॉज मेजॉरिटी हमारी मॉडरेट ऑडियंस है जो हमको देख रही है, दे अंडरस्टैंड द टॉपिक। Eden Hazard, 120 million plus 40 million was the bonuses and additional clauses. उसके बेसिस पे हमने 160 मिलियन पे किए चेल्सी को। अब आप मुझे ये बताएं, सिर्फ एक साल रह गया था उसकी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो स्टिल मैड्रिड ने 160 मिलियन पे क्यों करे? काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं दोस्तों। इट इज नॉट द प्लेयर हु डिसाइड्स इट, सो प्लेयर शुड नॉट इवन बी क्रिटिसाइज। इनफैक्ट प्रेशर आ जाता है भाई इन प्लेयर्स पे। जब इनको 100 मिलियन पे वैल्यूएट किया जाता है, दे हैव दैट प्रेशर कि हाँ, हमें तो प्रूव करना ही पड़ेगा। एंड एक सडन इंजरी हो जाती है इनको एंड इनके करियर तबाह होते हैं। फिलिप पुटिन्यो, उस्मान डेम्बेले जब वो नया नया बार्सिलोना में आया था, नॉट अंडर जावी, बिफोर दैट, ईडन हैजार्ड का एग्जांपल ले लूं मैं, ये सारे प्लेयर्स इंजरी प्रोन रहे थे एंड दे हैड ह्यूज ह्यूज कंसर्न्स भाई। कितनी कितनी बार इंटरव्यूज में जिडान ने बोल रखा है दैट हैजार्ड, ही इज कंसर्न्ड बिकॉज इतने प्राइस में उसको लाया गया है, ही हैज दैट पॉइंट टू प्रूव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट इज नेवर द प्लेयर, काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इन द मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होता है कि उस पोजीशन पे कितनी अवेलेबिलिटी है। जैसे कि मैड्रिड को एक लेफ्ट विंगर चाहिए था, ईडन हैजार्ड एक लेफ्ट विंगर था, टॉप लेफ्ट विंगर जो अवेलेबल था मार्केट में। उस टाइम पे डिमांड थी लेफ्ट विंगर्स के लिए, बट उतनी सप्लाई नहीं थी। एक तरीके से अगर हमें कहूं, सप्लाई इन द सेंस कि आपको कोई मतलब हैजार्ड वाज ऑन द मार्केट ना, चेल्सी हैड पुट हैजार्ड ऑन द मार्केट बिकॉज देयर वाज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द क्लब एंड द प्लेयर कि हाँ भाई इसको जानना है, इसको जान दो। और कोई टॉप लेफ्ट विंगर मार्केट में था नहीं। समझ रहे हो बात? Although I still feel 160 million is a bit overpayment, but still, नॉट जस्ट दैट, और काफी सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। ठीक है ना, एक साल पड़ा था उसको, आना भले मैड्रिड में था, बट काफी सारे और क्लब्स भी टूट पड़ते भाई। पीएचजी टूट पड़ता, मैनचेस्टर सिटी शायद से टूट पड़ता, कितने सारे पोटेंशियल डेस्टिनेशंस और टूट पड़ते बिकॉज सिर्फ एक साल रह गया था उसके कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर बाई चांस मैड्रिड इस प्लेयर को अब भी उठा के नहीं लाती, 6 महीने रह जाते उसके कॉन्ट्रैक्ट पे, कोई भी टॉप क्लब उसको साइन कर लेता भाई। तो अगेन देर आई थिंक इट इज ओवर पेमेंट, but these are certain factors which come into consideration and you cannot completely criticize just one player on it. सूर्यांश, तेरे और क्या थॉट्स हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो तुझे लगता है ऐड ऑन हो सकते हैं इसमें? सेकंड बिगेस्ट फैक्टर, जैसा तूने बोला, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज होती है? एक इकोनॉमिक्स में टॉपिक होता है कि जितना आपके पास कॉस्ट होगा उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा अच्छा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ और दोस्त हूँ। तो बात यह है कि उतने प्लेयर्स नहीं अवेलेबल जितने आपके पास, जितनी आपको पोजीशंस फिल करनी है। ईडन हजार्ड का केस जैसा वेदांत ने बताया इज एब्सोल्युटली एप्ट। अब मैं दूसरे एक केस के बारे में बात करता हूँ, दैट इज अलूर चुआमेनी। चुआमेनी वाज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिसके लिए हमें पोजीशन कम थी कि एक सीडीएम, अब ग्रोइंग सीडीएम, जिसका काफी ज्यादा औहदा है, जिसको काफी ज्यादा रेट कर रहे हैं लोग, उसको रियल मैड्रिड लाना था। आइडिया ये था कि हमें उसको लेके आना है।
मोनाको के स्टार्टिंग प्राइस ही 60 मिलियन था, बट जब 2-3 क्लब्स आए, पहले आपको पता है कि लिवरपूल आया, फिर एक टाइम ऐसा भी था कि चेल्सी वर इंटरेस्टेड इन इट, बार्सिलोना अगर उन्होंने बाकी प्लेयर्स नहीं साइन किए होते वर इंटरेस्टेड इन चुआमेनी, इंटरेस्ट से ही रेट बढ़ गया। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पे 4 क्लब्स थे, प्लेयर एक था, समझ रहे हो ना? जो वेदांत ने आपको बोला वो मैं टेक्निकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो वही चीज आ जाती है कि डिमांड एंड सप्लाई नहीं पहुंच रही थी। थर्ड चीज जो सबसे ज्यादा आजकल उसमें इन डिमांड की, प्लेयर की अवेलेबिलिटी एंड प्लेयर का मूड। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा अब मेहनत लगती है क्लब्स को, क्योंकि कोविड के बाद एक साइकिल थी जो वो अब्स्ट्रक्ट हो गई थी, जिसके कारण जो आपका रेवेन्यू वगैरह, जो टिकट वगैरह सेल से आ रहा था वो कम हो गया था, जिसके कारण यू वर नॉट एबल टू जनरेट मनी, और वो नहीं दिख रहा था, तो उससे प्रॉब्लमें आ रही थी, और वो प्रॉब्लम्स हमें इश्यू दे रही थी। वेदांत, तेरे को क्या लगता है? ऐसा एक ट्रांसफर एंथनी का भी कह सकते हैं ना कि उसका रेट इसलिए बढ़ा क्योंकि एक तो टिकट्स का, और ऑफ कोर्स आयाक्स ने प्लेयर्स ऑलरेडी सेल कर रखे थे। तो तेरे को भी लगता है ना एंथनी का वो वैसे होगा ट्रांसफर का? भाई ये ना एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है ना? बिकॉज आयाक्स ने इतने सारे प्लेयर्स सेल कर रखे थे, एंड ऊपर से करंट क्लब कंडीशंस भी मार्केट में आ जाती है दैट यूनाइटेड रियली रियली डेस्परेटली नीडेड अ राइट विंगर, यू नो, एंड कैसी कंडीशंस रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो दैट इज ऑल्सो। बट एक और मेरे ख्याल से जो एक टॉपिक है जिसको हम कवर करना भूल गए, दैट इज इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। में क्या बोल रहा हूँ? तो द थिंग इज दैट क्लब्स जो प्रीमियर लीग में खेलते हैं, तूने यूनाइटेड का नाम लिया तो मुझे दिमाग में आया, क्लब्स दैट प्ले इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, दे हैव ऑलवेज बोस्टेड देयर अर्निंग रेवेन्यूज बियॉन्ड द रीच ऑफ सम एवरेज और रीजनेबली गुड टीम्स इन सम अदर लीग्स। ये जो कैश फ्लो होता है ना, इट इज मेनली एट्रीब्यूटेड बाय द मॉन्स्टरस टीवी राइट डील्स, जो अफसोस ला लीगा, सीरिया जैसे लीग्स के पास नहीं है, बट प्रीमियर लीग ने नेगोशिएट करके हाईएस्ट ट्रांसफर प्राइस इस पे ले रखा है। तो दैट ऑल्सो आई थिंक हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो अगर आप जितने भी देखें, डार्विन नूनेस का ट्रांसफर देख लें, अर्लिंग हालैंड का आप देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं, जैक ग्रीलिश का देख सकते हैं, एंथनी का देख सकते हैं, कैसेमीरो का देख सकते हैं। मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज टीम्स ऑब्टेन मोर एंड मोर मनी, दे आर विलिंग टू आउटबिड अदर, जैसे कि अगर मैड्रिड और लिवरपूल के एक रैंडम प्लेयर पे करती है, तो लिवरपूल विल ट्राई टू आउटबिड, बट दे वोंट ट्राई टू आउट पे पे अ ट्रांसफर फी। समझ रहे बात मेरे को? ऊपर से प्लेयर वेजेस भी एक कंसिडरेशन हो जाती है इसमें। तो जहाँ पे अगर कोई एक रेस्पेक्टिव टीम, एक XYZ टीम 10 या 12 मिलियन प्ले करने के लिए रेडी करती है फॉर अ पर्टिकुलर प्लेयर, एक कैश रिच प्रीमियर लीग साइड इजीली 20 मिलियन ऑफर करती है उस टीम के लिए। तो वो सब चीज़ें भी आई थिंक मेरे हिसाब से कॉन्टेक्स्ट लेके आई जानी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड और एनीथिंग, बट प्रीमियर लीग हैज़ द फाइनेंसेस विच नॉट अदर क्लब्स हैव एंड नॉट अदर लीग्स हैव। तो मेरे अब ख्याल से एक ना, सूर्यांश को एक पॉइंट बोलना होगा इस पे। एक हेट्रेड की बात नहीं है, बट एक क्लब पे एक टारगेट वो आता है पॉइंट, पीएचडी एंड इन्फ्लेशन। जैसा बात की वेदांत ने कि इन्फ्लेशन, मनी का ग्रोथ हो रहा है, मनी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर उतना हो रहा है। तो बात अगर पीएचडी की करें, जो ट्रांसफर है हमारा नेमार का, वो एक क्रूशल ट्रांसफर आ जाता है जो इन्फ्लेशन में काउंट करता है। वो 222 मिलियन जो उस टाइम पे किए गए, उसके कारण मार्केट थोड़ा हिला, और आज की डेट में जो नॉर्मल ट्रांसफर है उनके लिए भी वैल्यूज इंक्रीज हुई। तो वही हम कहना चाहेंगे कि जब वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, तो हमें आइडिया लग रहा है कि धीरे धीरे मार्केट कितना ड्राइव मार रहा है, और ये ड्रिफ्ट ना इवेंचुअली और बढ़ेगा। आपको और महंगे प्लेयर्स दिखेंगे। आप एम्बापे सागा देख लीजिए, ओवर पे, उतना ज्यादा सैलरी देना, 300 मिलियन, ऑलमोस्ट 300 मिलियन है उसके पास। तो बात ये है कि जो इन्फ्लेशन है और जो मनी है, जब ऐसे रिच क्लब्स डाल रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हो रहा है, और ये स्कैरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज आ जाएगी कि एक टाइम के बाद पैसा ही पैसा होगा। बट बात ये है कि सब क्लब्स के पास पैसा है, तो ये हमें शायद ना भी देखने को मिले, बट उसका हम यही बोल सकते हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और उस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रोड टू 5K गाइस। हाला मद्रिद, ई नादा मास, hasta no final, vamos Real, Sue! ध्यान